तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया और हमें पढ़ना भी है इस चैप्टर में फूड सिक्योरिटी के बारे में। यानी कि इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आखिर ये फूड सिक्योरिटी होता क्या है, इसे इंडिया में क्यों इम्प्लीमेंट किया गया है और इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसका यूज़ क्या है। इन चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, यानी कि एक चीज़ के बारे में जानेंगे कि आखिर ये फूड सिक्योरिटी होता क्या है। तो देखिए, फूड सिक्योरिटी एक तरीके का सिस्टम है जिसमें है कि हम एक तरीके से कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे देश की सरकार कोशिश करती है कि जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, जो कि आसानी से जिनकी पहुंच भोजन तक नहीं है, खाने तक नहीं है, उनके तक भोजन को पहुंचाया जाए। तो ये एक बेसिक रीज़न है फूड सिक्योरिटी को अप्लाई करने का। क्योंकि कंट्री में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, जिनको भोजन नहीं मिल पाता है, तो उनके तक भोजन पहुंचाने के प्रोसेस को या फिर उनके तक भोजन पहुंचाना सरकार के लिए एक जिम्मेदारी है, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसी को हम फूड सिक्योरिटी के ज़रिए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए, फूड यानी भोजन हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे लिए सांस लेना ज़रूरी है। यानी कि जिस तरीके से हम सांस के बिना नहीं जी सकते, उसी तरीके से हम भोजन के बिना नहीं जी सकते हैं। लेकिन जो फूड सिक्योरिटी है वो सिर्फ इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप किसी व्यक्ति को दिन में 2 बार अगर भोजन प्रोवाइड करा दे रहे हैं तो उसे हम कहेंगे कि फूड सिक्योरिटी हमने प्रोवाइड करा दिया है। नहीं, फूड सिक्योरिटी का जो मीनिंग है वो बहुत ही ब्रॉड है, मतलब कि वो बहुत ही फैला हुआ है। उसके कई तरीके से मीनिंग हम निकाल सकते हैं। तो उसमें से कुछ उसके आयाम हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, फूड सिक्योरिटी में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे इंक्लूड किया जाता है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यानी जो फूड है वो अवेलेबल है या नहीं है। फूड प्रोडक्शन जो है वो किसी कंट्री में हो रहा है या नहीं है, और फूड का जो इंपोर्ट है या फिर पिछले साल का फूड है, उन सभी को मिलाकर गवर्नमेंट के जो ग्रैनरीज हैं वहाँ पर फूड अवेलेबल है या नहीं है। यानी कि किसी भी कंट्री में या फिर स्पेसिफाइड रीजन में, यानी कि आपका स्टेट हो गया या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, वहाँ पर फूड की कितनी मात्रा अवेलेबल है, चाहे वो आपका उगाया गया अनाज हो या फिर इंपोर्ट किया गया हो या फिर पिछले साल का बचा हुआ हो, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। इसके बाद दूसरा है वो है एक्सेसिबल, यानी फूड जो है वो हर एक व्यक्ति तक एक्सेसिबल होना चाहिए। यानी सोसाइटी का गरीब से गरीब तबका, सोसाइटी का बैकवर्ड तबका भी है, वो आसानी से फूड तक उसकी पहुंच हो और उसे किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, तभी हम कह सकते हैं कि हमने फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है। और इसके बाद फूड की अफोर्डेबिलिटी, यानी कि कोई अगर गरीब व्यक्ति है, उसके पास पैसे नहीं है, फिर भी उसके लिए फूड जो है वो अफोर्डेबल हो और उसे भोजन आसानी से मिल सके, वो उसके तक भोजन पहुंच सके, तभी हम कह सकेंगे कि जो फूड सिक्योरिटी है वो एक तरीके से लागू हो रहा है या फिर उसे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके पास पैसे हो तभी वो जाकर मार्केट से खरीदे। सरकार इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए, फूड के अफोर्डेबिलिटी को अप्लाई करने के लिए सस्ते दामों पर अनाज गरीब लोगों को प्रोवाइड कराती है, ताकि ये जो रूल है फूड सिक्योरिटी का वो इम्प्लीमेंट हो सके। और इसके साथ साथ ये रूल भी इम्प्लीमेंट होता है, एक्सेसिबिलिटी। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर जो हमारा फूड सिक्योरिटी है इसे लागू क्यों किया गया है, वाई फूड सिक्योरिटी। तो देखिए, सोसाइटी की जो गरीब तबके के लोग हैं, यानी जो हम कह सकते हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग हैं, वो ऐसा हो सकता है कि साल के ज़्यादातर समय उनके पास भोजन ना मिलता हो, यानी कि दिन में 3 टाइम नहीं मिलता हो, 2 टाइम ही मिलता हो या फिर 1 टाइम ही खाते हो। तो ऐसा सिचुएशन उनके साथ हमेशा बना हुआ रहता है। लेकिन अगर हम बात करें पॉवर्टी लाइन के ऊपर रहने वाले लोगों की, यानी जो आम लोग हैं या फिर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको भी कई बार फूड इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ सकता है अगर कोई जो हमारा देश है उसके ऊपर किसी तरीके का नेशनल डिजास्टर आता है या फिर किसी तरीके की परेशानी आती है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया या फिर सूखा हो गया या फिर फ्लड, बाढ़ हो गया, सुनामी, इस तरीके की अगर प्रॉब्लम आती है तो उससे भी फूड इनसिक्योरिटी सोसाइटी के एक बड़े तबके में हो सकती है। तो देखिए, इसीलिए फूड सिक्योरिटी जो है उसको इम्प्लीमेंट करना या फिर उसको लागू करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए, किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, फॉर एग्जांपल अगर हम सूखा की बात कर लें, तो किसी एक खास इलाके में फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो सकता है और इसके वजह से फूड का जो है वो शॉर्टेज हो जाएगा और शॉर्टेज होने की वजह से वहाँ पर प्राइसेस हाई हो जाएंगे और हाई प्राइसेस होने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो फूड को नहीं खरीदने पाएंगे और इस
चीज़ को अगर बड़े स्तर पर देखा जाए, यानी अगर ये लंबे समय तक हो जाए या फिर बड़े इलाके में हो जाए तो बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। तो देखिए, इंडिया में सबसे बड़ा जो फैमिन था वो आया था बंगाल में 1943 में, और इसमें करीब 30 लाख लोगों की मौत हो गई थी। तो इसके बारे में शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपके पास चार्ट दिया गया है कि राइस का जो प्रोडक्शन है बंगाल के प्रोविंस में जो हमारा फैमिन आया था उसके आगे पीछे के सालों में, यानी 43 में फैमिन आया था, उसके पहले कितना प्रोडक्शन हो रहा था। तो इस चीज़ को आप चाहें तो एनालाइज कर सकते हैं, और यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर रियलिटी में ऐसा नहीं था कि बहुत ही कमी हो गई थी भोजन की, उसके अलावा कुछ दूसरे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वहाँ पर फैमिन आया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर हम फैमिन की बात करें तो बंगाल फैमिन जो आया था उसके जैसा इंडिया में जो डिज़ास्टर हम कह सकते हैं वो कभी फिर आया नहीं है। लेकिन इस चीज़ को याद करना भी हमारे लिए बहुत ही परेशानी है, हमारे लिए बहुत ही तकलीफदेह है कि इंडिया में कभी ऐसा हुआ था। तो देखिए, इंडिया में अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे कि कालाहांडी, काशीपुर, उड़ीसा में, जो कि एक तरीके से फैमिन जैसी स्थिति वहाँ पर हमेशा बनी हुई रहती है, काफ़ी सालों से बनी हुई है, और वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की मौत स्टार्वेशन की वजह से होती है, और इसको कई बार रिपोर्ट भी किया जाता है। इसके अलावा दूसरे इलाके भी हैं जैसे कि बारन डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे रिमोट एरियाज़ भी हैं जहां पर रिसेंट सालों में, यानी पिछले कुछ 5-10 सालों में इस तरीके की सिचुएशन या फिर इस तरीके के इंसिडेंट्स सामने आए हैं, यानी कि स्टार्वेशन से लोगों की मौत सामने आई है। तो इसलिए जो फूड सिक्योरिटी है वो इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में एक तरीके से बहुत ही ज़रूरी है कि फूड जो है वो साल के सभी समय में सभी लोगों तक, सोसाइटी के सभी तबके तक सही तरीके से पहुंचाया जा सके। इसलिए फूड सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, हु आर फूड इनसिक्योर, यानी आखिर सोसाइटी के वो कौन से लोग हैं, सोसाइटी का वो कौन सा तबका है जो एक तरीके से फूड इनसिक्योर हैं, जिनको साल के सभी दिनों यानी साल के 365 दिन जिन्हें भोजन नहीं मिल पाता है। तो अगर हम बात करें सोसाइटी के बड़े तबके की, तो सोसाइटी का एक बड़ा तबका जो है वो इंडिया में फूड और न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी से जूझता है। लेकिन इन सभी लोगों में से कुछ खास ऐसे लोगों के ग्रुप होते हैं, सोसाइटी का एक तबका होता है जो कि फूड इनसिक्योरिटी से ज़्यादा प्रभावित होता है। तो अगर हम बात करें उन ग्रुप्स के लोगों की, तो वो ऐसे, फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ पर वैसे लोग जिनके पास अपने ज़मीन नहीं है, लैंडलेस पीपुल, जो एक तरीके से दूसरे के खेतों में काम करते हैं या फिर आर्टिशंस के रूप में काम करते हैं या फिर किसी दूसरे तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो इनके ऊपर ज़्यादा डिजास्टर आता है, ज़्यादा इनके ऊपर परेशानी आती है जब किसी तरीके की परेशानी होती है, और इनको एक तरीके से बहुत ही तकलीफ़ होती है अगर कोई डिजास्टर आ जाए या फिर फैमिन आ जाए या फिर इस तरीके की कोई सिचुएशन हो जाए, क्योंकि इनके पास ज़मीन नहीं होती तो ये अपने अनाज नहीं उगा सकते हैं, और इस वजह से उनको, और अनाज के प्राइसेस हाई हो जाते हैं उस समय, तो इस वजह से इनके ऊपर बहुत ही परेशानी आती है। इसके बाद अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में जो फूड इनसिक्योर फैमिलीज़ होते हैं वो वैसे लोग होते हैं जो कि कम वेतन वाले ऑक्यूपेशंस में काम करते हैं या फिर लेबर के रूप में काम करते हैं, जिनकी जो सैलरी होती है वो बहुत ही कम होती है। तो ये लोग जो होते हैं ये फूड इनसिक्योरिटी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो यहाँ देखिए, इसके बाद स्टोरी हमें पढ़नी है। स्टोरी किसकी? रामू की स्टोरी हमें यहाँ पर पढ़नी है, लेकिन रामू की स्टोरी को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।